हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस की, जो क्लास 11th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस लाता रहूंगा और आपके मैथ्स का डर भगाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्ट्रेट लाइंस इन वन शॉट। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड में। सिर्फ आपको प्ले स्टोर पे OBZ सर्च करना है। और अगर आप iOS यूज करते हो तो माई इंस्टीट्यूट सर्च करके इस कोड का यूज कर लो और आपका ऐप बढ़िया से डाउनलोड हो जाएगा। ये सारे नोट्स आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। अब हम आते हैं बेसिक्स पे। क्या क्या बेसिक्स है भाई? देखो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड एंड एरिया, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आपकी बुक में पहली एक्सरसाइज में दी गई हैं, ML अग्रवाल अगर आप यूज कर रहे हो। सो ये एक्चुअल में कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक डेवलप करेगा टू सॉल्व आगे के क्वेश्चन, वरना फंसे रह जाओगे भाई। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके कोई क्वेश्चंस नहीं करने, हम इसे फॉर्मूले याद रखने हो। आप ऑलरेडी क्लास 10th में उसको काफी ज्यादा रिवाइज कर चुके हो। तो पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसे पूरे जगह का अगर आपको एक फिक्स पॉइंट चाहिए, अगर आप प्लेन में चल रहे हो और आपको एक फिक्स पोजीशन चाहिए तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में जो 2D प्लेन होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आता है उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें तो हम लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 गए, तो हम 4 यूनिट्स पीछे गए और 2 यूनिट्स ऊपर गए। तो पीछे जाने का मतलब है मैंने माइनस दिशा में 4 यूनिट्स ट्रेवल किया, और ऊपर जाने का मतलब मैंने पॉजिटिव दिशा में 2 यूनिट्स ट्रेवल किया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -4, 2 आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल। कोऑर्डिनेट का बस इतना सा मतलब होता है। ये सब आप चीजें जानते हो, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं। सो आप क्या कर रहे हो? आप 1 2 3 4 यूनिट इधर ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 इधर ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे 4, 5। हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इसको हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं। इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और थोड़ी सी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भाषा में इसको एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। तो ये नाम पे क्या जाना। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अब ऐसे ही मान लो दो कोऑर्डिनेट्स तुमको दिए हैं, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूं इस जगह से इस जगह पे पहुंचना, तो कितना डिस्टेंस लगेगा उसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो ये पॉइंट A है नोन एज x1 एंड y1, ये पॉइंट B है नोन एज x2 एंड y2। तो ये दो पॉइंट्स तुम्हें पता है A एंड B, इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको याद कर लो, बड़े आराम से हो भी जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। x2 है, ये x1 है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसको मैंने d माना था, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हेंस ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहां से आता है ये जानोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे। अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला पे। देखो, सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, आपके पास एक लाइन है और उस पे दो पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड B। एक नया पॉइंट आया और इसको डिवाइड कर दिया बीच से, लेट्स से इसको पॉइंट P मान लेते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने को बोले जा सकते हैं x एंड y। ऑल्दो यहाँ के आपको x1 y1 दिया रहेगा और ये x2 y2 दिया रहेगा। तो ये कैसे निकलेगा? निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो आप इसको m1 और m2 बोल सकते हो। ये m1 और m2 एक रेशियो है जिसमें ये पॉइंट P लाइन कनेक्टिंग AB को डिवाइड करता है। तो अगर मुझे x y के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं बस एक लाइन में इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, P x y। आपको हमेशा m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना होता है और m1 को x2 से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम चीज y के साथ होगी। y के लिए क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। ये कोऑर्डिनेट है, x का सेपरेटली कैलकुलेट करते हो और y का सेपरेटली करोगे, तो यहां से m2 y1 आ जाएगा प्लस m1 y2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड दैट्स इट। तो ये आ जाएंगे x एंड y कोऑर्डिनेट्स आपके प्लेन पे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? बढ़िया। हो तो कमेंट में जरूर बताना, सॉल्व किया जाएगा। फिर आते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है? अगर आप मीडियंस लो और मीडियन का इंटरसेक्शन निकालो, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा इसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जी।
ये जो सेंट्रॉइड होता है ये सेक्शन फॉर्मूले में इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए मान लो इसको, ये है x1, y1, ये पॉइंट बी हो गया, दिस इज x2, y2, और ये पॉइंट सी हो जाएगा विच इज x3, y3। तो ABC 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा ऑफ BC। देन इसको आप सिंप्लीफाई करोगे पूरा सब कुछ निकालने के बाद जो पॉइंट G आएगा दैट इज द सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डिवाइड 3 से करते हैं, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, इसको भी 3 से डिवाइड कर लोगे तो ये बन जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का एक छोटा सा फॉर्मूला। याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एज सच कोर्स में है नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये तो पूछा भी नहीं जाएगा थ्रू आउट अभी। अब आ जाते हैं इंक्लिनेशंस एंड टाइप ऑफ द लाइन पे। लाइन क्या होती है? सबसे बात तो मेन ये है कि लाइन है क्या? एनीथिंग विच एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, उसको हम लाइन कहते हैं। एक स्ट्रेट पाथ जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। तो अगर मैं देखो यहां से यहां पे ऐसे कुछ ड्रॉ कर दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो कहलाएगी। अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनता है इसी को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। सो इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। याद रखना, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के रेफरेंस में है, क्योंकि एक एंगल तो ये भी बन रहा है लेकिन ये क्या है 180 माइनस थीटा। ये एंगल हमें नहीं लेना, हमेशा हमको इस तरीके का एंगल लेना होता है। बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत? अब देखो ये जो एंगल्स होते हैं दो तरीके से बन सकते हैं, या तो 90 से छोटा या 90 से बड़ा। 90 से छोटा होगा तो अक्यूट होगा, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा। 90 हो तो राइट एंगल हो जाएगा। और अगर ये राइट एंगल हुआ तो क्या करना है? तो देखो बच्चों, लाइन अगर 90 के बराबर हो गया तो कुछ ऐसा लाइन दिखेगी आपको, और अगर 0 डिग्री हो गई है तो 0 का मतलब क्या है? लाइन हॉरिजॉन्टल है। इस केस में जो थीटा है वो 90 डिग्री है, इस केस में जो थीटा है वो 0 डिग्री है। ऐसी लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, और ऐसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। बस अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी हम बाद में आते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ऐसी लाइंस को हम कहते हैं ऑब्लिक लाइंस। दे आर ऑब्लिक लाइंस। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बेसिक सी बातें हैं लेकिन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद आते हैं स्लोप के ऊपर। स्लोप और इंक्लिनेशन दोनों आपस में रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है आपको वही समझना है। जो इंक्लिनेशन होता है यानी कि द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ये इंक्लिनेशन है। यहां पे थीटा को मैं इंक्लिनेशन बोलूंगा। और अगर इसी थीटा का मैं tan निकाल लूं, मतलब m इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये tan अगर आप थीटा का निकालोगे तो ये m क्या कहलाएगा? ये m कहलाएगा स्लोप। यही डिफरेंस होता है थीटा में और स्लोप में। थीटा एक इंक्लिनेशन है और m आपका यहाँ पे डायरेक्ट क्या है? स्लोप है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको स्लोप को डिफाइन कर देना है। तो हम इसमें डिफाइन करते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ अ लाइन। m से डिनोट करते हैं। m से ही क्यों करते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बट m से डिनोट कर देते हैं, अच्छा लगता है। फिर आते हैं स्लोप ऑफ द लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको एंगल नहीं पता है, बड़ी टेढ़ी सी लाइन है और एंगल निकाल भी नहीं सकते, tan वैल्यूज निकाल भी नहीं सकते। अच्छा बाय द वे, ये जो हम tan थीटा लिखते हैं इसके लिए आपको कुछ tan की वैल्यूज भी याद करनी होगी। एज अ अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ वैल्यूज आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा थीटा और tan थीटा में एक थीटा एंड tan थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री लिखा है तो इधर 0 आएगा। थीटा 30 डिग्री लिखा है तो ये 1/√3 आएगा। अगर ये 45 डिग्री लिखा है तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये 60 डिग्री लिखा है तो ये √3 आएगा। और अगर 90 डिग्री लिखा होता था तो नॉट डिफाइंड होता था। तो इस तरीके से tan में चीजें चलती थी। आपको पता, आपने बचपन में पक्की बात है 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे थीटा और tan थीटा ये तो याद होगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे मैं जो बताने जा रहा हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके बाद एंगल्स बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो एंगल आता है वो 120 डिग्री आता है। स्टैंडर्ड एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 105 भी होता है, 110 भी होता है, 109 भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की यहाँ बात करनी है, which is 120, 135, 150 एंड 180। ये है आपके स्टैंडर्ड एंगल्स। इनको कैसे याद किया जाए सर? मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीका। ये
आपने एक स्ट्रेट वैल्यूज याद रख दी, अब इसको उल्टा चला दो, मतलब इन्फिनिटी को तो उल्टा नहीं चलाएंगे लेकिन इसको उल्टा चलाएंगे, √3 1 1/√3 एंड 0, और सब पे लगा दीजिए माइनस साइन। अब 0 पे माइनस साइन क्या ही लगाओगे, तो ये होता है। इससे हमको ये चीज समझ में आती है, अगर थीटा 0 से मतलब 0 से 90 के बीच में तो अक्यूट एंगल मिलेगा, 90 से ऊपर है तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। और स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसमें, अगर अक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। बात खत्म भाई। तो ये बातें हमको करनी थी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। क्लियर है भाई, किसी को कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। बढ़ते हैं हम आगे, स्लोप ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। अब देखो ये लाइन दी है, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट्स बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स लाइन के ऊपर होने चाहिए। ये नहीं कि इस पॉइंट को ले रहे हैं, लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तभी वो काउंट होगा एज अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट मान लो A है, वी कॉल इट एज x1, y1। ये पॉइंट B है, वी कॉल इट एज x2, y2। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये भी कैसे आता है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से आता है जैसे हमने tan को पढ़ा था। दिस इज आल्सो tan थीटा। तो इसको आप एज इट इज याद करो, इसके हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। दैट इज व्हाट स्लोप ऑफ अ लाइन मींस। फिर आते हैं कुछ बातों पे, बट ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको बस एक बार रीड कर लेना, और ये नोट्स चाहिए तो क्या करने का है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर। यहां पे हम कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो वन शॉट फटाफट खत्म भी हो जाएगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। Find the slope of a line whose inclination is 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब ये थीटा, ये जो वैल्यूज दी है थीटा की वैल्यू दी है, तो पहले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा सो m आ जाएगा tan 30, और tan 30 होता है 1/√3। ये पहला पार्ट का था। दूसरे पार्ट में है tan 120, m इज इक्वल्स टू tan ऑफ 120। अभी मैंने बताया था, इसको याद रखना है, माइनस का √3। ये कुछ वैल्यूज आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तो याद कर लो, सॉल्व करने में आसानी होती है। यहाँ पे हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमको इसके बेसिस पे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना मैंने बोला बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो मैं पहले पार्ट का आपको सॉल्व करके देता हूँ और एक पार्ट और लास्ट वाला कर दूंगा, बाकी आपका होमवर्क है। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मुझे इसका y कोऑर्डिनेट लेना है y2, तो 9 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट y1। ये माइनस था, उधर भी माइनस था, तो प्लस हो जाएगा 9 + 3। इसका x2 लेना है -5 और इसका x1 लेना है -2, तो आपको मिल जाएगा 10/-7। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉट डिफाइंड, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो स्लोप में आपको टेंशन नहीं लेनी, इट कैन बी एनी रियल नंबर। इसी का फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ फोर्थ पार्ट। अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो आपको मिलेगा -4 -5 डिवाइडेड बाय -3, माइनस साइन लगाएंगे और उसमें भी माइनस लगा है तो ये +3 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -9/0। तो इसका स्लोप तुम बोलोगे सर ये नॉट डिफाइंड है। डिनोमिनेटर में कभी भी अगर 0 आ जाए बच्चों, तो आप उसके स्लोप को क्या बोलते हो कि वो डिफाइंड नहीं हो सकता। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस पे क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करा दिया। बढ़ते हैं हम आगे। What is the slope of the line passing through origin and the midpoints of the line segment joining the points 2, -5 and 3, 2? अब बच्चों सोचो सोचो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को लेके स्लोप नहीं निकालना है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो निकालना क्या है, एक्चुअल में ये लाइन थी और लाइन के दो एंड पॉइंट्स थे, मान लो 2, -5 सेगमेंट है और ये 3, 2, और इसका मिड पॉइंट कहीं यहां लाई करता है। ये जो मिड पॉइंट है इससे एक लाइन पास होते हुए जा रही है, और जो लाइन इसके मिड पॉइंट से पास हो रही थी वही सेम लाइन ओरिजिन से भी पास हो रही थी। तो जो लाइन इसके मिड पॉइंट से पास हो रही थी इन दोनों के, वही लाइन आपका ओरिजिन से भी पास हो रही थी। इस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यस, कलर चेंज। तो बेसिकली ना आपको इस रेड लाइन का स्लोप निकालना है, सिर्फ रेड लाइन का स्लोप, इक्वेशन नहीं, स्लोप निकालना है। सो कैसे निकालोगे, क्योंकि मिड पॉइंट से लाइन पास होते हुए जा रही है तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट कैसे आएगा, दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट डिवाइड बाय 2, तो 5/2 लिख लोगे। दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट डिवाइड बाय 2, तो -3/2 लिख लोगे। ये हो जाएगा आपका पॉइंट P। और ये ओरिजिन से पास हो रही थी तो ओरिजिन तो 0, 0 ही होता है,
सो आपको रेड लाइन का स्लोप निकालना है जहां पे आपको 2 पॉइंट्स पता है। अब अगर 2 पॉइंट्स पता है उसका स्लोप निकालना बहुत आसान है, एक्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो -3/5 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो स्लोप निकालना बहुत ही आसान है अगर आप डायग्राम से बनाते हो। डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर आप उसको सही से बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो पक्की बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत देता है। रिटर्न ऑन राइटिंग, पेन में तुमने जितना इंक खर्च करी उससे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आता है अगला टॉपिक विच इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती हैं, देखो पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, या तुम 180 डिग्री भी बोल सकते हो, दोनों ही केस में स्लोप 0 हो जाएगा। या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, कैसे भी, मतलब जैसे भी इंटरसेक्ट करे लाइन, कुछ ऐसा ही सिनेरियो मिलेगा। अब तुम नोटिस करो ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन में जो एंगल बना है एक थीटा बना, लेकिन एक एंगल और बना है, ये एंगल जो बना है इस एंगल को हम बोलते हैं 180 माइनस थीटा। क्योंकि ब्लू लाइन को अगर नोटिस करो, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है, जिसमें तुम थीटा उठा दोगे तो 180 माइनस थीटा ही तो बचेगा। तो हमें क्या करना है, हमको ये एंगल निकालना है। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जनरली देखो थीटा भी ना बोल के इसको हम अल्फा बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थीटा इंक्लिनेशन के लिए यूज होता है। ये इंक्लिनेशन तो है नहीं, ये क्या है, एंगल है दो लाइंस के बीच में। तो आपको ये अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, आपको tan अल्फा लिखना है। tan अल्फा, ये अल्फा निकालने के लिए आपको tan अल्फा लिखना है। यहां लिखना है m1 माइनस m2 ब्रैकेट में 1 प्लस m1 m2। ये m1 और m2 है क्या बच्चों, m1 और m2 इज द स्लोप ऑफ लाइंस। ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है, एंड इट डजंट मैटर तुम किसको m1 किसको m2 बोल रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर। अब मेजरली इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं टू कैलकुलेट दी एंगल्स। अब मान लो कि जो एंगल है, ये लाइंस आपस में पैरेलल है, अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो tan अल्फा यानी tan 0 हो जाएगा, पैरेलल का मतलब एंगल 0 है। और अगर ये 0 है, 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय समथिंग, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो अगर आपको कभी भी मिले इफ लाइंस आर पैरेलल, रिमेंबर इफ लाइंस आर पैरेलल, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, देन m1 will always be equals to m2। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन जो प्रोडक्ट होता है इनके स्लोप का वो -1 हो जाता है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखना है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस को इस तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो बहुत सारी चीजें याद करने को होती हैं, स्मार्टली याद करोगे, स्मार्ट अप्रोच रखोगे तो याद करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर स्मार्टली नहीं करोगे तो कुछ भी याद करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आपको आ सकती है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो इफ -2 1 2 3 -4 आर 3 पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड ए सी। तो तीन रैंडम पॉइंट्स दिए हैं, डजंट हैव टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, हो भी सकते हैं। ऐसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सबको नहीं भी करोगे चलेगा, इसको और इसको कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। हमें बताना है कि एंगल कितना है लाइन AB और BC में। तो पहले हमको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड दिस अल्फा, हमको ये निकालना है अल्फा की वैल्यू, तो उसके लिए हमको पहले स्लोप पता करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ AB निकालते हैं पहले, स्लोप ऑफ AB, और इसको मैं नाम देता हूं m1। ये आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आपको मिलेगा 2/4 विच इज 1/2, ये m1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ BC, इसको हम m2 बोलेंगे, और ये आ जाएगा y2 माइनस y1 -4 -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो -2 -2 -7/4 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। tan अल्फा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, तो प्लस में 7/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 1/2 इंटू 7/4, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए वो एडजस्ट कर दिए मैंने साइंस। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9/4 और नीचे मिल जाएगा 8 माइनस 7 1/4। तो यहाँ से सॉरी 8 1/8, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई जब करोगे ये 1 से 2 जाएगा और tan अल्फा 18 आ जाएगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? अच्छा 11/4 है।
नहीं नहीं, 2 + 1 नहीं, 9/4 ये भाई, 9/4 है, और इधर आ जाएगा 8 2 = 1, माइनस करेंगे तो 7, हाँ ठीक है, 8 -1/8, ओके। तो यहाँ से 2 आया इसको काटने से, और आपको आंसर मिल जाएगा 18। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 18 आ जाएगी, अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो। दिस इज द आंसर। Find the value of x so that the line through x, 9 and 2, 7 is parallel to this line. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि देखो बच्चों, दो लाइंस हम बनाएंगे और इन दोनों लाइंस पे कोई रैंडम पॉइंट्स दिए हैं, इसमें x, 9 दिया है, इसमें 2, 7 दिया है, और इसके ऊपर 2, -2 दिया हुआ है, और इस पे 6, 4 है। तुमको बताना है x की वैल्यू क्या है। अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में तो उनके स्लोप बराबर होंगे, तो इनको नाम दे दो AB और CD। तो सिंस लाइंस आर पैरेलल वर्ड की वजह से स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD। अब AB का स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा 7 - 9 डिवाइडेड बाय 2 - x, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये +7/4 आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 - 7/4, साइन में माइनस होता है, नीचे आएगा 1 + 1/2 इंटू 7/4। नाउ दिस इज करेक्ट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस का 2 - 7 माइनस का 5/4 डिवाइडेड बाय 12/8। यहाँ से कैंसिल होगा, 2 आएगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस का 10/12 आएगा, जिसको हम 10/12 या 5/6 भी बोलते हैं। तो ये tan अल्फा की वैल्यू है। दिस इज योर आंसर 5/6। हाँ भाई, कुछ गलत कर रहा था, लग रहा था ना, फीलिंग आ जाती कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ से 4 - -2 डिवाइडेड बाय 6 - 2, सिंप्लीफाई करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 2 - x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 4 सॉरी, ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा -4 इक्वल्स टू 6 - 3x। 3x को इधर लाएंगे, 4 उधर लाके 10 बनाएंगे, और x को 10/3 बोल के आगे बढ़ जाएंगे। हमें x निकालना था, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया, दोनों के स्लोप बराबर है, एंड हेंस x की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। The line joining -5, 7 and 0, 2 is perpendicular। तो अभी जो हमने किया वो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए करना है। तो पहले इनका स्लोप निकालो, इनका स्लोप निकालो, और उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है। तो इसका आएगा -2 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 0 -5, तो ये +5 हो जाएगा। ये पहले का स्लोप आ गया। दूसरे का आएगा y +3 डिवाइडेड बाय 4 -1 इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1। यहाँ आएगा -9/5 इंटू वाई +3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -1। सबसे पहला काम माइनस साइन हटा दो, दूसरा काम इसको हटा दो, 3/5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको उधर भेजोगे तो y +3 इक्वल्स टू 5/3 आएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/3 माइनस का 3, तो माइनस का 4/3, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरीके से, और उसका जवाब देके आपको आगे बढ़ जाना है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पे आपको स्लोप इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पे। इक्वेशन होती क्या है? अब देखो, सीधे साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तुमको, सो इक्वेशन जो होती है एक जनरलाइजेशन होता है उन सारे पॉइंट्स का जो एक कर्व पे लाई करते हैं। वो कर्व कैसा भी हो सकता है, अभी हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, आगे सर्कल्स पढ़ेंगे, फिर हम पैराबोला पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें अपन को पढ़नी है। अब स्ट्रेट लाइंस के साथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस में जो कर्व होता है उसको, मतलब या फिर इक्वेशन होती है, उसको निकालने के लिए हमको सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक चाहिए पॉइंट ऑन द लाइन, और दूसरा चाहिए स्लोप। दो चीजों से हमारा पूरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट हो सकता है। अब ये दो चीजें क्या होती है, कैसे मिलती हैं, ये हमें क्वेश्चन में दी होती है या नहीं दी होती हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में कुछ चीजों की इक्वेशन जो होती है बड़ी फिक्स ही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, परेशान हो,
हमने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। अब देखो जो लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस तरीके से लाइन हो कि 90 डिग्री एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ, ऐसी लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। और ऐसी लाइन की जो इक्वेशन आती है वो x इक्वल्स टू के आती है। मतलब k क्या है, जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है, लेट्स से ये k है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास होगी x इक्वल्स टू k, उसकी इक्वेशन बन जाएगी। वैसे ही अगर लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के तो ये आएगी y इक्वल्स टू k। k अगेन एक पॉइंट होगा जहां से लाइन पास हो रही होती है। और तीसरे टाइप की इक्वेशन यहां पे बनती है। ऐसी इक्वेशन जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 में। इनको हम कहते हैं ऑब्लिक लाइन। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये है ऑब्लिक लाइन। ये डायरेक्टली देख के आप आंसर बता सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको स्लोप चाहिए और आपको एक लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए। कैसे, विल गेट टू दैट। बढ़ते हैं हम आगे। अब कई टाइप के हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के तरीके हैं। पहला तरीका उसमें से है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो एज द नेम सजेस्ट, पॉइंट और स्लोप चाहिए इसमें आपको। एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, वो कहीं पे भी कर सकता है, बस पूरी लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो तो इसको x1, y1 बोलते हैं। दूसरी चीज स्लोप, तो आपको हो सकता है थीटा दिया हो सकता है स्लोप डायरेक्टली दिया हो। अगर थीटा दिया है तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, m इक्वल्स टू tan थीटा। और अगर स्लोप दिया है तो भाई बहुत अच्छा, m की वैल्यू तुमको डायरेक्टली दी गई हुई है। सो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या लिखना होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इस केस में जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या क्या मिलेगा, पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में और स्लोप दिया होगा, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखो, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले फॉर्म के ऊपर। जो अगला फॉर्म भी है बड़ा सिमिलर सा है। इसमें बस आपको एक तरीके से इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं, एक x1 y1 है और दूसरा है x2 y2। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं। अब सिर्फ पॉइंट दिए हैं, स्लोप नहीं दिया, तो तुम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें पता है स्लोप कैसे निकलता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये है स्लोप निकालने का तरीका। अब वापस से तुम इस m को यहां रख दोगे, तुम्हें मिल जाएगा स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म। दो पॉइंट का मतलब ही है कि 2 पॉइंट्स दिए हैं। बाय द वे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह पे वो वैल्यू डाल देंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। रिमेंबर दीज आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन। और ये जो x और y है आपको एज इट इज ही लिखना है, x माइनस x1 आएगा। एंड ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर है। मतलब इस तरीके से आंसर निकलेगा। हमें इक्वेशन निकालनी है स्लोप लाइन की, और वो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी इस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आएंगे, परेशान मत हो। ये था 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको जहां पे स्लोप पता होगा और इसका इंटरसेप्ट पता होगा। अगेन अगर आपको थीटा दिया है तो वेल एंड गुड, तो आप m निकाल सकते हो tan थीटा से, वरना स्लोप डायरेक्टली दे सकते हैं। और जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। दिस इज नोन एज दी y इंटरसेप्ट। और जनरली हम इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, c स्मॉल c से। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है लाइन का। हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे आपको स्लोप की वैल्यू पता होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होती है, सिर्फ इक्वेशन में रख के आंसर निकल जाता है। तो हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इजी। तो ये कुछ इस तरीके से तीसरा फॉर्मेट हो जाता है। अब आखिरी फॉर्मेट समझते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जब स्लोप दिया ना हो तो जनरली दो इंटरसेप्ट्स दिए होंगे। एक होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम जनरली जो जो डिस्टेंस ओरिजिन से लेके लाइन तक का होता है एक्स एक्सिस पे, उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे स्मॉल ए से। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ऑब्वियसली आप इसको c बोल सकते हो, तुम बोलोगे सर पिछले में हमने c बोला था, तो तुम इसमें भी c बोल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट a के बाद क्या आता है, b, तो हम इसको a बोलेंगे और b बोलेंगे। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनती है वो बनती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 1 होना चाहिए। a है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट, मतलब जो जिसका इंटरसेप्ट उसी के नीचे आपको रख देने का, काम खत्म। तो ये होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। और यही 4 फॉर्म्स खाली आपके कोर्स में है। एक और होता है परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, वो आपके कोर्स में है नहीं। तो अगर नहीं है तो क्यों परेशान होना उसके लिए, जो चीज नहीं है उसके लिए क्यों हम परेशान हो, जो चीज है उसको अच्छे से कर लेंगे, करेक्ट ना। तो अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। क्योंकि आपको दो पॉइंट्स दिए हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म में आपको एक लाइन ले लेनी थी। अब इस पे दो पॉइंट्स दिए थे 2, 3 और 4, 1। अब हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू, क्योंकि दो पॉइंट्स दिए तो हम वो फॉर्मूला ले लेते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और उसके बाद y माइनस y1 सॉरी x माइनस x1। तो ये आ जाएगी इक्वेशन। हमें वैल्यूज रखनी है। अब तुम्हारे मन में जो सबसे कटाक्ष सवाल आएगा, सर किसको x1 y1 लेना और किसको x2 y2, तो उसका जवाब मैं दूंगा कि बेटा फर्क नहीं पड़ता, आप इसको x1 y1 ले लो या इसको x1 y1 ले लो, इट डज नॉट मैटर। सो हम इसको भी x1 y1 ले लेते हैं, आप होमवर्क में उसको भी ले सकते हो। तो अगर ये x1 y1 है तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2, ये हो जाएगा। वैल्यूज रख लेते हैं। वैल्यूज जब रखोगे तुमको मिलेगा y माइनस y1, व्हाट इज y1 3 इक्वल्स टू, यहां ब्रैकेट लगेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। अच्छा, अब इसमें आएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू, यहां पे देखो माइनस 2 डिवाइड बाय 2 तो यहां पे -1 आ जाएगा, x माइनस 2 आ रहा है। फर्दर सिंप्लीफाइंग y माइनस 3 माइनस x प्लस 2, x को इधर ले आओ, x प्लस y हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ, इधर 5 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आपका इक्वेशन ही आपका यहाँ पे आंसर है। इक्वेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन ऑफ द पॉइंट्स, और हमने यहाँ पे जनरलाइजेशन कर लिया। कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the equation of a straight line parallel to x-axis at a distance of 3 units above it and 3 units below it। तो ये बोल रहे हैं भाई लो बनाओ x एक्सिस। पहले तो एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको दो लाइंस बनानी है सच दैट एक लाइन 3 यूनिट ऊपर हो x एक्सिस के और एक लाइन 3 यूनिट नीचे हो x एक्सिस के, कुछ इस तरीके से। तो अगर 3 यूनिट ऊपर है x एक्सिस के यानी 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 आया। कहां से पास हो रही है, 3 से पास हो रही है, बट किसका 3 है, y का 3 है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल्स टू 3 आएगी। उसी सेम लॉजिक से जो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू -3 आएगी। रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू समथिंग, वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू समथिंग। इजी, खत्म, क्वेश्चन डन। इतना आसान क्वेश्चन होता है। तो अगर आप डायग्राम बनाते हो अपने लिए अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट होगा कहां, ये आपको एनालाइज करना है। 5, -2 यानी 1 2 3 4 5 और -2 मतलब 1 और 2। तो ये लाइन जो होगी वो यहां से पास होते हुए जा रही थी, समथिंग लाइक दिस। ये लाइन जो होगी आपकी वो यहां से पास होते हुए जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपको इस लाइन का स्लोप मतलब कि इक्वेशन निकालनी है। अब क्योंकि मुझे मालूम है ये 5, -2 है, यानी कि डेफिनेटली इस पे जगह पे -2 से पास होते हुए जा रही है, करेक्ट ना, -2 से पास हो रही है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू k, और k क्या है, जहां से वो पास होते हुए जा रही है। हमने ये इक्वेशन भी कर लिया। बढ़ते हैं आगे। ये जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, हमको p की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है बच्चों, एक लाइन बना लो और ये तीनों पॉइंट्स इसी के ऊपर हैं, यानी कि 1, 4 होगा, फिर कहीं 3, -2 होगा, रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और p, -5 होगा। इनको पॉइंट a, b एंड c बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन पे तो उनके सबके स्लोप बराबर होंगे। तो तुम ये बोलोगे कि सर जो स्लोप ऑफ AB था ना वही BC के बराबर था। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। AB का स्लोप आएगा -2 -4 डिवाइडेड बाय 3 -1 से, एंड दिस इज इक्वल्स टू -5 + 2 डिवाइडेड बाय P -3 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और ये -3 डिवाइडेड बाय P -3 आएगा। अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P -3 की वैल्यू 1 है और P की वैल्यू है 4। तो इस तरीके से आपका आंसर भी आ जाएगा। तरीके समझो भाई, क्वेश्चंस तो वेरिएशन में आएंगे, जरूरी थोड़ी ना एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए। और ऐसा आपको आदत भी डालनी नहीं चाहिए कि सेम क्वेश्चंस के साथ ही मुझे सॉल्व करना है। हमें पता होना चाहिए कि वेरिएशंस के साथ कैसे सॉल्व करना है। तो आपको कंसेप्ट पता है तो कोई क्वेश्चन दुनिया में ऐसा है नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से समझो।
अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो आपको ना इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी, ये जो लाइन है ये 2,3 है, मतलब यहां से इस पे एक 2,3 है और इस पे एक 4,-1 भी है, ये दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर, और एक लाइन और है जो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, और लाइन पैरेलल होने पे इसको हम कलर चेंज करते हैं रेड कलर से, और इस पे खाली हमको एक ही पॉइंट पता है, एक पॉइंट है -1, 1, सिर्फ एक ही पॉइंट पता है। और लाइन के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक सिंगल पॉइंट चलेगा और स्लोप चाहिए। अब स्लोप दो पॉइंट से निकलता है तो हमारे पास दो पॉइंट है नहीं, एक ही पॉइंट है, तो इसमें वो ब्लैक वाली लाइन का हेल्प लगेगा, क्योंकि भाई जो स्लोप इसका वही स्लोप इसका। क्यों ऐसा है? क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा और इसमें यूज करूंगा। तो आपको स्लोप निकालना है AB का, यहाँ पे लेट्स नेम द लाइंस AB एंड CD। हमको CD की इक्वेशन चाहिए लेकिन AB का स्लोप निकालेंगे, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, या ऐसे लिख लो जो स्लोप ऑफ CD है दैट इज सेम एज सेइंग कि स्लोप ऑफ AB है। हम स्लोप ऑफ AB अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 इज -2। ये स्लोप आ गया, ये CD का ही स्लोप है अब जो हम निकालना चाह रहे हैं ना। इक्वेशन ऑफ CD y minus y1 m x minus x1, तो y minus y1 is just 1 equals to -2 x plus 1, क्योंकि -1 था इधर रखोगे तो वो +1 हो जाएगा, तो y minus 1 minus 2x minus 2, सब कुछ हम इधर ले आएंगे तो हमको मिलेगा 2x plus y plus 1 equals to 0 and this is your final answer। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नोट्स चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना। Find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively। अब हमको पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है, ये बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें -3 और 2 पे इंटरसेप्ट बनाना है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। -3 का मतलब है एक्स एक्सिस में -3 है और इधर 2 है, तो इसकी जो इक्वेशन आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने तरीका बताया था आपको, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 6। तुम चाहो एलसीएम लेके करो या जैसे भी आपको अच्छा लगे, और मुझे x नेगेटिव में अच्छा नहीं लगता तो सब कुछ मैं राइट साइड में लूंगा। सो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैं राइट में ले गया सब कुछ, 0 लेफ्ट में था लेकिन 0 भी लेफ्ट में अच्छा नहीं लगता। सो ये आपका फाइनल आंसर है, 1 2 3 लाइन का आंसर। सो ड्राइंग बना लो, अच्छा लगेगा देखने में भी, और आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आप मिस्टेक नहीं करोगे, नंबर मिस्टेक्स की वजह से कटते हैं। फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2,2 एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझो। 2,2 से पास होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ऐसा कुछ। अब देखो लाइन ऐसे भी बन सकती है और लाइन ऐसे भी बन सकती है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी बनेगी। खैर हमें एक ही बनानी है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मान लो ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है। सवाल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी है 9, ये ना सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 9, तो a प्लस बी 9 के बराबर है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2,2 है। सो हाउ टू सॉल्व दिस? वेरी इजी। तो इक्वेशन बना लेंगे पहले हम। इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, लेकिन मुझे सब कुछ एक ही वेरिएबल में चाहिए, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो b आएगा 9 माइनस a। हम एक ही वेरिएबल में चीजें करना चाहते हैं, सर एक्स वाई भी तो वेरिएबल है, नहीं है। ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन 2,2 से पास हो रही है, मतलब लाइन जब पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करता है। सो आप यहाँ पे 2,2 रखोगे तो 2 बाय a प्लस 2 बाय 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन पे हमको यहां मिल जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, 2 टाइम्स 9 माइनस ए और प्लस में 2a। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 9a माइनस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। यहां से 2a कैंसिल होगा, ये उसको उधर भेजेंगे तो 18 इज इक्वल्स टू
9a माइनस ए स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट में ले आएंगे, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0. सो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0. a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो a की दो वैल्यू है 6 और 3. तो अगर a 6 और 3 है तो डेफिनेटली b क्या होगा 3 और 6, क्योंकि इनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी 9. सो देयरफॉर इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या आएगी x बाय 3 प्लस y बाय 6 इक्वल्स टू 1, और दोनों इक्वेशन पॉसिबल हैं, x बाय 6 प्लस y बाय 3 इक्वल्स टू 1, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं. अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपने निकाल लिया बहुत ही इजीली. तो बेटा जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसको रीड करो, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो, देन बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना आपके लिए. बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज ओके. सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली. अब इसके बाद सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बचते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन में, और हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इतना ही है इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. अब बच्चों समझो, हमने एक पॉइंट लिया, इसको हम x1 y1 बोल रहे हैं. अब मैं चाहता हूं कि भाई इससे इसका दूरी, अब इससे ये भी दूरी सही है ना, ये भी दूरी कहलाएगी, ये भी दूरी कहलाएगी, ये भी दूरी कहलाएगी, ये सब डिस्टेंस ही तो है. लेकिन अगर आप देखोगे इन सब में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो इस लाइन का है. जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो इस लाइन का है जो 90 डिग्री एंगल बनाती है. सो ना इसको कंसीडर करोगे ना ही इसको. ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर दिया, और इसको भी हटा लेते हैं. ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम डी बोल देते हैं. अब लाइन दी है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला तो बता दिया था, बट लाइन का कैसे निकलता है. इस लाइन की आप इक्वेशन लिखते हो एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये जनरल इक्वेशन होती है, आपने देखा जितनी भी इक्वेशन में लिखी है सब इसी फॉर्मेट में आती हैं. तो आपका जो डिस्टेंस ये d की वैल्यू आती है, प्लीज रिमेंबर इट, ये हो जाएगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये दो डंडियां क्यों लगा रहा हूं, ये दो डंडियां ये बता रही हैं कि आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा. नेगेटिव आ भी रहा है आपको माइनस साइन इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. इसके कुछ कंपोनेंट समझाता हूं. ये ax by c था और वो x1 y1 था. हमने किया क्या, हमने सिर्फ x1 y1 की x और y की जगह पे रख दिया. ये ऊपर न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर में x और y का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर सम करके उसका स्क्वायर रूट लेना है. ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, जब हम दो लाइंस के बीच का पैरेलल डिस्टेंस निकालते हैं. अब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो तो बाय डिफॉल्ट 0 ही हो जाएगा. लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे, ये थ्रू आउट इंफिनिटी तक कभी मीट नहीं करेंगी और फिक्स डिस्टेंस पे ही रहेंगी. तो कैसे निकलता है, उसके लिए हमको दोनों की इक्वेशन पता होनी चाहिए. इसकी जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0. इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0. तो तुम नोटिस कर रहे हो ax by सेम है, ax by सेम है. अगर नहीं है तो तुम आंसर नहीं निकाल सकते इससे. दोनों का x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी वो पैरेलल लाइन भी होंगी, वरना पैरेलल लाइन ही नहीं है, स्लोप बराबर नहीं है अगर नहीं है तो ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है. So how to calculate this distance? Distance is just c2 minus c1 divided by square root के अंदर a square plus b square. ठीक है, this is the final answer. ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी निकाल सकते हो. इंपॉर्टेंट क्या है, ए बी दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी सेम फॉर बोथ ऑफ द लाइन. अब इसमें कर लेते हैं दो चार सवाल, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होके हम चैप्टर खत्म करते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम द लाइन एल इन द फॉलोइंग केसेस. एक ही केस है वैसे मेरे पास, इसमें इसको डालना है तो होगा क्या भाई, देखो ये लाइन है तुम्हारी 3x minus 4y minus 26 equals to 0, और एक पॉइंट है 3, -5. ये डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करनी है. सो हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको इसमें रखना है, देखना बहुत ध्यान से समझना. d is equals to 3 इंटू जो पॉइंट था x का 3, 4 इंटू -5 माइनस का 26 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगा दैट वुड बी 3 इंटू 3 9
प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25। ये आंसर आ रहा है। और आंसर वैसे भी देखो 29 माइनस 26 पॉजिटिव 3 डिवाइडेड बाय 5 और बस आखिरी में लिख देना यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका डी एंड दैट्स योर आंसर। 2 लाइन के सारे क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप सही से समझ पा रहे हो तो 2 लाइन से ज्यादा का कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं। तो या दिस इज डन। ये भी खत्म हो गया आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन का ये क्वेश्चन। अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बताता हूं। देखो मैं हर टाइप कवर कर रहा हूं जो आपका आ सकता है। वेरिएशंस टाइप देख लेना, टाइप में कवर कर लेता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट्स। अब यहाँ पे k नहीं पता, ये पॉइंट पता है, लाइन पता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म लाइन में होता है वो नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है। हमें डिस्टेंस पता है कि 4 यूनिट है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये है कि भाई देखो एक लाइन थी जिसकी इक्वेशन थी 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट था 4,1। इस पॉइंट से लेके इस लाइन की दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि 4 यूनिट है। ये बता दिया गया 4 यूनिट है, तो के की तुम वैल्यू बता दो। अब तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार फॉर्मूला तुम्हें लिख देता हूं दोबारा। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस 4 यूनिट्स दिया है, a की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू उधर पॉइंट यानी कि 4 हो जाएगी, मॉड लगाएंगे, प्लस में b की वैल्यू -4 है और y1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस में k लिखेंगे डिवाइडेड बाय अगेन वही स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब बच्चों ये हो गया 20 वही 25 5 तो इधर आके 20 हो जाएगा। सो 20 ये 5 आया था, 10 को सिंप्लीफाई करके इधर 20 हो जाएगा। यहाँ पे मॉड के अंदर 12 माइनस 4 प्लस के। अब 12 माइनस 4 को मैं यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ तो 8 प्लस के हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। लेकिन मेरा आंसर डायरेक्टली अगर आपने लिखा कि के की वैल्यू 12 है तो आप यहीं पे बर्बाद हो जाओगे। ऐसा क्यों बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जब मॉड हटता है तो राइट हैंड वाले पे प्लस माइनस आता है। मतलब कि 8 प्लस के की वैल्यू सिर्फ 20 नहीं होगी, वो प्लस माइनस 20 होगी। तो मैं एक बार लिखूंगा कि 8 प्लस के तो एक बार 20 था, या फिर 8 प्लस के माइनस 20 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। तो यहाँ से के की वैल्यू 12, जो एक तो वैल्यू आ ही रही थी, और यहाँ से के की वैल्यू माइनस का 28 होगा। इसीलिए सवाल में भी बोला है कि वैल्यूज फाइंड करना है, वैल्यू नहीं बोला। तो भाई प्लूरल सिंगुलर का थोड़ा ध्यान देना, और k की वैल्यू 12 और 28 विल बी योर फाइनल आंसर। बराबर। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं पैरेलल लाइंस के पेयर पे, जो खैर आसान होता है। यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट एंड सॉल्व इट फॉर्मूले के साथ, जो मैंने फॉर्मूला बताया बस उसी को यूज करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब राइट हैंड साइड में 0 दोनों ही केस में है। तो पहले लिख लेते हैं, जैसे कि भाई देखो a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 8 है और दोनों पॉजिटिव में है। c1 की वैल्यू -34 है, c2 की वैल्यू 31 है। एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है इन दोनों लाइंस के बीच में वो होता है c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब c2 की वैल्यू अगर 31 थी, यहाँ पे हम माइनस करेंगे -34, तो वो प्लस का 65 बन जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप लिखोगे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 65, वो वैसे भी पॉजिटिव है, नीचे 15 स्क्वायर प्लस 25 289 17 आ जाएगा। तो 65 बाय 17 यूनिट्स आप इसको लिख सकते हो। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा सा पार्ट है। यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, बट हमको ऐसा चाहिए नहीं, हमको फॉर्मेट चाहिए 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 का। y को राइट में ले आए, इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद ये कुछ 6x लिखा है, 6x इक्वल्स टू 3y प्लस 5 और ऐसा कुछ है। सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसको 6x माइनस का 3y माइनस का 5 इक्वल्स टू, सब कुछ लेफ्ट साइड में होना चाहिए। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं या ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तुमको 6x मिलेगा, माइनस का 3y मिलेगा और प्लस का 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 आ जाएगी। नाउ यू जस्ट चेंज द साइन। जब आप साइन यहाँ पे चेंज करोगे, अच्छा
नॉट साइन चेंज, ये इक्वेशन 3 आ गई, साइन चेंज नहीं करना अपने को, हमको अब ये मिल गया, तो हमको इस इक्वेशन पे ध्यान देना है 2 पे और इक्वेशन 3 पे ध्यान देना है। तो यहाँ से a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, इवन -3 लिखेंगे, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -5 है, c2 की वैल्यू है 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये फॉर्मूला आपके सामने देखो लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस आ जाएगा c2 माइनस c1 विच इज +5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 6 का ये 17 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 45। अब 45 को अगर मुझे और प्रॉपर वे में लिखना है तो मुझे 3√5 लिखना है यूनिट्स। दिस इज माय फाइनल आंसर एंड यू कैन लीव द क्वेश्चन यहीं पे। तो इस तरीके से हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया और साथ ही साथ पूरा स्ट्रेट लाइंस वन शॉट में कंप्लीटेड। सो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी अभी भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर अगर उसके अलावा कुछ पूछना है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, योर करियर, एनीथिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी हमसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।